अगर आज आपको आपके मोबाइल पर एक मैसेज या कॉल आए और उसमें आपको बताया जाए कि आपको 10 लाख रुपए का इनाम लगा है और साथ ही साथ आपको एक ऑस्ट्रेलिया की फुल पेड एक्सपेंसेस ट्रिप भी मिलेगी, तो क्या आप बिलीव करेंगे? आप बोलेंगे अरे यार ये तो स्कैम है, ये तो फ्रॉड है। जी हाँ, लेकिन आज के टाइम पर ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं, तभी आपको इसके बारे में पता है, तभी आप सावधान हैं। लेकिन 2009 में ऐसा नहीं था। उस टाइम पर लोगों को इस ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। और आज की जो कहानी है ये 2009 के एक ऐसे स्कैम कॉल की कहानी है जिसने पूरे इंडिया और नेपाल को दहला कर रख दिया था। नेपाल इसलिए क्योंकि ये जो कहानी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से है। तो चलिए देरी ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर कुछ ऐसी कहानियों का एपिसोड नंबर 9, ख्याति श्रेष्ठा की कहानी। ये कहानी स्टार्ट होती है नेपाल के शहर काठमांडू से। ख्याति श्रेष्ठा जो कि अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी, 19 साल की एक लड़की थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, टॉपर थी अपनी क्लास की। उसके सपने बहुत बड़े थे, वो पायलट बनना चाहती थी और उसी के लिए वो पढ़ाई भी बहुत दिल लगा कर करती थी। उसके पेरेंट्स भी उसको बाहर भेजना चाहते थे पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए वो सेविंग्स भी कर रहे थे। 5 जून 2009 को ख्याति के फोन पर एक मैसेज आता है कि आपको फेमस वुमेन मैगजीन की तरफ से चुना जाता है 20,000 रुपए के इनाम के लिए और साथ ही साथ पोखरा सिटी के एक फ्री ट्रिप, जो कि नेपाल का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। और उसके थोड़ी देर बाद ख्याति के नंबर पर एक कॉल आता है। जब वो कॉल को उठाती है तो उस साइड से एक महिला होती है जो बोलती है कि मैं वुमेन मैगजीन से बोल रही हूँ, आपका ये इनाम लगा है और अगर आपको ये कलेक्ट करना है, अगर आपको ये चाहिए तो आपको इस एड्रेस पर आना पड़ेगा। ख्याति की इसके बारे में बात हो जाती है, वो फोन रख देती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो बिलीव कर लेती है कि ये सब कुछ सच है, क्योंकि 2009 में ऐसे स्कैम और फ्रॉड नहीं हुआ करते थे, लोगों को आइडिया भी नहीं था इसके बारे में। तो ख्याति जाती है अपने माँ बाप के साथ, ये बात को शेयर करती है और माँ बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक तो उनकी बेटी के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा जो उसकी पढ़ाई में भी लग सकता है और साथ ही साथ पोखरा सिटी घूमने का मौका भी मिलेगा जो बहुत खूबसूरत है। ख्याति और उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ख्याति जरूर इस इनाम राशि को लेने जाएगी और साथ ही साथ पोखरा घूमने की जो टिकट है वो भी लेकर आएगी। तो उसके बाद ये फैमिली डिसाइड करती है और ख्याति और नौकर जो हैं वो दिए हुए एड्रेस पर निकल जाते हैं अपनी टिकट और इनाम की राशि लेने। थोड़ी देर बाद ट्रैवल कर बहुत ज्यादा सफर कर जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचकर नौकर ख्याति को वहीं पर ही ड्रॉप कर घर आ जाता है, क्योंकि ख्याति को फोन पर बताया गया था कि वहां पर बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और जो नौकर था वो घरेलू नौकर था, कुछ घर पे भी काम होते हैं, तो वो नौकर को घर पर वापस भेज देती है और वहां पर खुद ही इंतजार करती है उस महिला का। थोड़ी देर तक ख्याति इंतजार करती है और फिर थोड़ी देर बाद वो महिला आ जाती है जिसने फोन पर ख्याति से बात करी थी और वो ख्याति को बताती है कि पेपर वर्क में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप मेरे साथ आ जाइए, वहां पर पूरी फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी, फिर आपको आपका पैसा और टिकट मिल जाएगी। ख्याति इस चीज को एग्री करती है और वो साथ में उनके साथ चली जाती है और वो महिला ख्याति को आसपास के किसी अपार्टमेंट में ले जाती है। और ख्याति जब वहां पर पहुंचती है तो देखती है वहां पर एक आदमी ऑलरेडी बैठा हुआ था जो अपने आप को एक वुमेन मैगजीन का ही वर्कर बता रहा था और फॉर्मेलिटीज पूरी करने में हेल्प करेगा, जिसके बाद ख्याति को उसका इनाम और उसकी टिकट मिल जाएगी। वो महिला ख्याति को उस आदमी के साथ छोड़कर वहां से चली जाती है और वो आदमी और ख्याति जो थे वो थोड़ी देर तक बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो आदमी ख्याति को एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, जिसके लिए ख्याति मना नहीं करती और वो पी लेती है और उसके आगे की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। और यहाँ पर ख्याति के पेरेंट्स जो है वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं अपनी बेटी के आने का, लेकिन उनको पहले ही बता दिया गया था कि टाइम भी लग सकता है, तो वो थोड़ा सा निश्चिंत थे। उनको पता था कि हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, ख्याति थोड़ा लेट हो जाएगी। लेकिन अब देर से बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, शाम से रात हो चुकी थी और ख्याति का कुछ भी अता पता नहीं था। अब ख्याति के पेरेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन में आने लग गए और उन्होंने ख्याति के दोस्तों को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया कि क्या पता ख्याति वहां से आकर अपने दोस्तों से मिलने गई हो। लेकिन ख्याति के दोस्तों को कुछ भी आइडिया नहीं था ख्याति के बारे में। अब ख्याति के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और ख्याति के फादर अलग अलग कोशिश कर रहे होते हैं कि ख्याति से किसी भी तरीके से कांटेक्ट हो सके। और उसी टाइम ख्याति के फादर के फोन पर एक मैसेज आता है जिसको पढ़कर ख्याति के फादर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस मैसेज में लिखा था कि तुम्हारी बेटी ख्याति हमारे कब्जे में है, उसको किडनैप कर लिया गया है, अगर उसकी सलामती चाहते हो तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर रखो और अगर तुमने पुलिस को इन्वॉल्व किया तो तुम्हारी बेटी को हम जान से मार देंगे। ये मैसेज पढ़कर ख्याति के फादर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो अपनी वाइफ को बताते हैं। और उसके बाद ख्याति के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस से हेल्प लेंगे। लेकिन वो ये इरादा बदल देते हैं, क्योंकि उस समय उस टाइम पर उसी शहर के आसपास बहुत ज्यादा किडनैपिंग के केसेस आया करते थे, जिसमें जो बच्चे किडनैप हुआ करते थे उनको किडनैपर्स मार देते थे अगर पुलिस इन्वॉल्व थी उन केसेस में। तो ख्याति के पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं ये सोचकर कि अगर हमने गलती से पुलिस को कांटेक्ट किया और किडनैपर ने अगर ख्याति को मार दिया तो हम क्या करेंगे।
तो वो इसी डर के चलते पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, अपना इरादा बदल देते हैं और साथ ही साथ वो 10 लाख रुपए जमा करने में जुट जाते हैं, जो कि ख्याति के फादर ने अपनी जमीन वगैरह बेचकर उसके लिए जो पढ़ाई के लिए सेविंग्स वगैरह करी थी उन सब से वो मिलाकर वो 10 लाख रुपए जमा करते हैं। और उसके बाद वो किडनैपर की कॉल या मैसेज का वेट करते हैं, क्योंकि किडनैपर ने अभी भी ये नहीं बताया था कि पैसा लेकर कब आना है और कहाँ आना है। तो पूरी रात ख्याति के जो पेरेंट्स हैं वो बस किडनैपर के वापस कॉल या मैसेज का वेट कर रहे होते हैं। वो साथ साथ उसको कॉल बैक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आता। अब ऐसे करते करते सुबह आ जाती है और सुबह के टाइम पर ख्याति के फादर के फोन पर मैसेज आता है कि आप पैसे लेकर बुटवाल आ जाइए। अब ख्याति के पेरेंट्स ना आओ देखते ना ताओ, वो जल्दी से रेडी होते हैं और वो पैसा लेकर बुटवाल के लिए निकल जाते हैं, जो कि काठमांडू से 270 किलोमीटर दूर था। जब ख्याति के पेरेंट्स अपने नौकर और उन पैसों के साथ बुटवाल पहुंचते हैं तो वो किडनैपर को बताते हैं कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब इस उम्मीद में कि उनकी बेटी को अभी रिहाई मिल जाएगी, वो पैसे देंगे और अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी वो वापस घर आ जाएंगे, वो बस इंतजार कर रहे होते हैं किडनैपर के कुछ मैसेज का। किडनैपर उनको थोड़ी देर वेट करवाता है और उसके बाद उनको बोलता है कि आप ये पैसा लेकर चितवन आइए। ख्याति के पेरेंट्स और नौकर जल्दी से चितवन के लिए रेडी होते हैं और वहां के लिए निकल जाते हैं। और ऐसे ही करते करते किडनैपर ने उनको चितवन से सोनौली बुलाया, सोनौली से उनको दार्जिलिंग बुलवाया, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था ख्याति के पेरेंट्स के लिए। इतना सारा पैसा लेकर वो फ्लाइट से ट्रैवल करना, वो भी इंडिया जाना, दूसरे कंट्री, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि इंडिया में वहाँ पर ख्याति कैसे मिलेगी, ये जो किडनैपर है इनको इंडिया क्यों बुलवा रहा है। बट वो अपनी बच्ची की सलामती चाहते थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और ये सब कुछ किया जो कि किडनैपर उनसे बोल रहा था करने के लिए। उसके बाद जब वो दार्जिलिंग पहुंचता है तो वहाँ पर किडनैपर उनको बोलता है कि नहीं, आप काकरबिट्टा आइए, जो कि वापस नेपाल में था। ख्याति के पेरेंट्स अपने नौकर के साथ और उन पैसों के साथ वापस काकरबिट्टा नेपाल आ जाते हैं और वहाँ पर आकर वो किडनैपर को बताते हैं कि हम यहाँ पर आ चुके हैं, ये सोचकर कि उनकी बेटी अभी रिहा हो जाएगी और उनको खुशी मिलेगी जिंदगी में और वो घर जाएंगे और अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएंगे। वो किडनैपर को पैसा देंगे और बेटी वापस आ जाएगी। लेकिन साथ ही साथ किडनैपर उनको इतना घुमा चुका था कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, क्या होने वाला है। लेकिन उसी टाइम उनको किडनैपर का मैसेज आता है एक होटल के एड्रेस के साथ, जिसमें वो बताता है कि आप इस होटल में आइए, आप बाहर कार में वेट करिए, अपने नौकर के हाथों ये पैसे अंदर भिजवाइए। अब जो ख्याति के पेरेंट्स हैं वो कुछ भी नहीं सोचते और जल्दी से उस होटल के पास जाते हैं, अपने नौकर को वो पैसा देकर वो होटल के अंदर भेज देते हैं और वो गाड़ी में ही वेट करते हैं, ये सोचकर कि अभी थोड़ी देर बाद नौकर उनकी बेटी के साथ बाहर आएगा और वो अपनी बेटी को लेकर घर चले जाएंगे। लेकिन बहुत देर हो जाती है और थोड़ी देर बाद जो उनका नौकर है वो खाली हाथ बाहर आता है और वो गाड़ी में बैठकर अपने घर काठमांडू के लिए निकल जाते हैं, ये सोचकर कि उनकी बेटी घर में वापस आ जाएगी। वो जितनी जल्दी हो सकता है अपने घर काठमांडू पहुंचते हैं, क्योंकि काकरबिट्टा से काठमांडू का जो सफर था वो 400-450 किलोमीटर का था। तो वो जल्दी से वो सफर तय करते हैं और घर पहुंचते हैं। लेकिन वो घर जाकर बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, क्योंकि ख्याति अभी भी घर नहीं आई थी और उसका आसपास किसी को कुछ भी आइडिया नहीं था। अब वो थोड़ी देर तक वेट करते हैं, ये सोचकर कि अगर उन्होंने कुछ पुलिस को इन्वॉल्व किया तो क्या पता वो किडनैपर ख्याति को मार डाले। तो ख्याति के पेरेंट्स बस वेट कर रहे होते हैं और साथ साथ वो किडनैपर को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ख्याति के फादर किडनैपर को मैसेज करते हैं, जिसका कुछ रिप्लाई नहीं आता है। थोड़ी देर बाद वो फोन करने की कोशिश करते हैं, जिससे पता लगता है कि वो जो नंबर है वो स्विच ऑफ आ रहा है। यहाँ पर ख्याति के पेरेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन में आने लग जाते हैं और उसके बाद ख्याति के जो फादर है वो बार बार किडनैपर को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन हमेशा स्विच ऑफ ही बताता है। उसके बाद ख्याति के पेरेंट्स थक हार कर पुलिस को जाकर इन्वॉल्व करते हैं और पुलिस को पूरा का पूरा केस स्टार्टिंग के उस मैसेज से लेकर इनके वापस घर आने तक का सब कुछ बताते हैं। पुलिस जब ये सारे केस के बारे में सुनती है तो वो थोड़ा नाराज हो जाती है कि उनको पहले इन्वॉल्व किया जा सकता था और ये सब कुछ बचाया जा सकता था। लेकिन पुलिस भी उस माँ बाप की मजबूरी समझ रही थी जो बस अपने बच्चे की सलामती चाहते थे, और साथ ही साथ पहले के कुछ ऐसे केसेस भी थे जहाँ पर किडनैपर ने बच्चों को मार दिया था, तो ये जो डर था वो बहुत जाहिर सी बात थी। पुलिस ये सारा का सारा केस रजिस्टर करती है और इस पर काम करना चालू कर देती है। अब पुलिस वाले अपनी तहकीकात चालू करते हैं, जिसमें वो सबसे पहले ख्याति के पेरेंट्स से बात करते हैं। वो ख्याति के फादर से पूछते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में आपको कुछ अजीब या अटपटा लगा तो उसके बारे में आप हमें बताइए। अब ख्याति के फादर बोलते हैं कि नहीं, मुझे कुछ अजीब तो नहीं लगा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि किडनैपर ने हमें इतना घुमाया क्यों। पहले बुटवाल बुलाया, फिर चितवन, फिर सोनौली, फिर दार्जिलिंग, फिर उसके बाद काकरबिट्टा। तो मुझे बस ये नहीं समझ में आया कि इतना हमें गुमराह क्यों किया गया। उसके बाद वो उसकी मदर से ही सेम क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका वो जवाब देती है कि नहीं, मुझे भी कुछ नहीं समझ में आया, कुछ अटपटा लगाओ, कुछ ऐसा तो नहीं आया, लेकिन हाँ एक चीज़ हुई थी जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी थी। तो उसकी मदर ने बताया कि जब वो काकरबिट्टा से दार्जिलिंग वापस आ रहे थे और किडनैपर के दिए हुए एड्रेस पर जा रहे थे होटल के, वहाँ पर उसने बीरेन श्रेष्ठा को देखा था। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आपने बीरेन श्रेष्ठा को देखा, इसमें अजीब या अटपटा क्या है। तो वो बताती है कि एक्चुअली में बीरेन श्रेष्ठा जो था वो बहुत टाइम पहले इनका लैंडलॉर्ड हुआ करता था। ये उसके घर पर किराए पर रहा करते थे और ये बहुत ही अच्छा भी था, साथ में बातचीत वगैरह भी बहुत अच्छी थी।
ये एक साइंस टीचर था और वो ख्याति को ट्यूशन भी दिया करता था माँ बाप के कहने पर ही। और थोड़े टाइम बाद कुछ इमरजेंसी के चलते उसने जल्दी से अपना घर बेच दिया और हम भी वहाँ से शिफ्ट हो गए और वो पता नहीं कहाँ गया। उसके बाद से हम खाली उससे एक ही बारी मिले हैं, तो मैंने उसको वहाँ पर देखा था। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, आपने उससे बातचीत क्यों नहीं करी? तो वो बताती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी भी पराया आदमी को या किसी को भी कुछ भी पता लगे, क्योंकि ये केस के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है और किडनैपर को कुछ भी खबर मिली तो वो ख्याति को कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने बस इसी चक्कर में किसी से कुछ भी बात नहीं करी। अब पुलिस वाले ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद अपनी तहकीकात चालू करते हैं। अब थोड़े दिन बीत जाते हैं, पुलिस के हाथों कुछ भी नहीं लगता है और इसके बाद पुलिस वालों को समझ नहीं आता है वो क्या करें। तो उसके बाद जो पूरे केस में एक नाम सामने आया होता है वो उसकी तलाश में लग जाते हैं, बीरेन श्रेष्ठा की तलाश में। अब पुलिस अपनी पूरी कोशिश करती है बीरेन श्रेष्ठा को ढूंढने में और उसके बारे में पता करने में। तो जांच पड़ताल से पता लगता है पुलिस को कि जो बीरेन श्रेष्ठा था उसका असली नाम था बीरेन प्रधान, जो कि 1967 में पैदा हुआ था, दार्जिलिंग में इंडिया से था। और जब वो 20-22 साल का हुआ तो काम के लिए वो नेपाल आ चुका था। अब उसकी फैमिली के पास पैसा वगैरह सब कुछ था, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, इसलिए वो नेपाल आया था काम के लिए। और जब वो नेपाल आया अपना काम ढूंढने के लिए तो उसको कॉलेज में एक साइंस टीचर की जॉब मिल चुकी थी और उसके बाद उसको अपने रहने के लिए एक अच्छी सी जगह नहीं मिल रही थी। तो उसने एक अपना बड़ा सा एक घर खरीदा, जो उसने पैसा वैसा बना रखा था और उसके पास था ऑलरेडी। तो उसने वो घर खरीदा और उसमें ही वो अकेले रहने लग गया। अब थोड़े टाइम बाद उसको लगा कि इस घर में मैं और किराएदार भी रख सकता हूँ और थोड़ा पैसा भी कमा सकता हूँ, क्योंकि घर बहुत बड़ा था और वो अकेला ही रहता था। और उसी के बाद ख्याति के पेरेंट्स और ख्याति एज टेनेंट्स वहां पर उसके घर पर रहने आए। अब वो बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक वहीं पर ही रहते थे और साथ ही साथ बीरेन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता भी बन चुका था उनका। और वो ख्याति को ट्यूशन भी दिया करता था ख्याति के माँ बाप के कहने पर ही। और उसके थोड़े टाइम बाद सडनली कुछ इमरजेंसी आई जिसमें बीरेन ने अपना घर बेच दिया, जिसकी वजह से ख्याति और उसके पेरेंट्स को भी शिफ्ट होना पड़ा विराटनगर, नेपाल में जो जगह थी दूसरी। और उसके बाद जो बीरेन था वो कहाँ गया, किधर गया, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं था। और उसके बाद ख्याति की जो पेरेंट्स हैं वो डिसाइड करते कि वो काठमांडू शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो ख्याति है उसकी फ्यूचर स्टडीज भी काठमांडू से ही होनी थी। तो वो काठमांडू अपनी फैमिली के साथ पूरा शिफ्ट हो जाते हैं। वहां पर जाकर ख्याति अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाती है और उसकी फैमिली पूरा सेटल डाउन होकर वहीं पर ही आराम से रहने लगते हैं। पुलिस वाले इस सारी इन्फॉर्मेशन को नोट करते हैं और उसके बाद बीरेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल करते हैं, जिसमें उन्हें पता लगता है कि बीरेन काठमांडू की कहीं वहीं पर ही किसी किराए के घर पर रह रहा है। तो जब पुलिस वाले वहां पर जाते हैं, देखते हैं तो वहां पर घर पर ताला लगा होता है और बीरेन का कुछ भी अता पता नहीं होता किसी को भी। और वहां से पूछताछ से पता लगता है कि बीरेन बहुत टाइम पहले ही वहां से जा चुका है। अब पुलिस के लिए थोड़ा सा अटपटा था, लेकिन पुलिस को अपना काम आगे बढ़ाना था। 15 दिन से ज्यादा हो चुके थे ख्याति को गायब हुए हुए और पुलिस के हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं आया था। पुलिस बस चाहती थी कि अगर ये बीरेन भी कहीं से बाहर आ जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए तो ये केस आगे बढ़े। अब जब पुलिस ये सारी तहकीकात कर रही थी तो उसी के साथ साथ पुलिस को एक और इन्फॉर्मेशन मिली, जिससे पुलिस का भी दिमाग खराब हो गया। काठमांडू से दूर गांव के इलाकों में वहां पर एक शरीर के छोटे छोटे पीसेस मिलना चालू हो चुके थे। पुलिस जब वहां पर गई, उन्होंने देखा तो वहां पर हाथ के 3 टुकड़े मिले, थोड़ी दूर पैर के थोड़े बहुत टुकड़े मिले। तो पुलिस समझ गई थी कोई एक किलर है जिसने डेड बॉडी के बहुत छोटे छोटे पीसेस कर पुलिस को गुमराह करने के लिए गांव के इलाकों में इधर उधर फेंकना चालू कर दिया। लेकिन वो बॉडी किसकी थी इसका आइडिया पुलिस को नहीं था, क्योंकि अभी तक खोपड़ी नहीं मिली थी, हेड नहीं मिला था। पुलिस अपनी जांच पड़ताल आगे चालू रखती है, जिसमें वो बीरेन को भी ढूंढने की कोशिश करती है क्योंकि वो गायब है। साथ ही साथ ख्याति के बारे में पता करने की कोशिश करती है और वो जो डेड बॉडी के पीसेस मिल रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश करती है। थोड़े टाइम बाद पुलिस को खोपड़ी भी मिल जाती है, लेकिन पुलिस को अभी भी कुछ पता नहीं लग पा रहा था कि ये बॉडी किसकी है, क्योंकि खोपड़ी जो थी वो पूरी डैमेज थी, पूरी खराब थी और गल चुकी थी। और उसके बाद पुलिस पूरी कड़ी मेहनत लगाकर बीरेन को ढूंढने की कोशिश करती है, जिसके बाद थोड़ी छापामारी मारकर उनको पता लगता है कि बीरेन एक जगह पर मिल चुका है और उसके बाद उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। अब जब उससे पूछताछ करी जाती है तो वो सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सटीक अच्छे तरीके से दे रहा था, जैसे कि वो पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर आया हो। अब यहाँ पर आकर पुलिस को कुछ तो अटपटा लगता है। अब यहाँ पर बीरेन हर एक क्वेश्चन का आंसर सही सही तरीके से दे रहा था, लेकिन पुलिस को पता था कि बीरेन यहाँ पर कुछ तो उल्टा बोल रहा है, क्योंकि बीरेन से जब पुलिस वालों ने पूछा कि तुम उस दिन काकरबिट्टा में उस होटल के पास क्या कर रहे थे, तो बीरेन की बिल्कुल हालत खराब ही हो गई। उसे नहीं पता था कि पुलिस या किसी को भी पता था कि वो वहां पर था, और उसने पहले उस दिन का कोई और झूठ बोल दिया था पुलिस को कि वो कुछ और कर रहा था। और यहाँ पर आकर बीरेन का झूठ पकड़ा गया और पुलिस ने यहाँ पर आकर अपनी सख्ती दिखाना चालू कर दिया था। पुलिस की सख्ती दिखाने के बाद बीरेन टूट गया और उसने सारा का सारा सच बता दिया, जिसके बाद एक ऐसा क्राइम, एक ऐसा हत्याकांड बाहर आया जिससे पूरा का पूरा इंडिया और नेपाल दहल गया था और सारी जनता के अंदर इतना गुस्सा भर चुका था कि वो बस बीरेन को मारना चाहते थे। उसके बाद बीरेन ने पुलिस को बताया कि वो एक बहुत ही वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करता है,
जो कि दार्जिलिंग में सेटल्ड है और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। लेकिन ये 20 साल पहले नेपाल काठमांडू आया था अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, अपनी नौकरी ढूंढने के लिए। जिसके बाद इसको एक साइंस टीचर की जॉब भी मिली कॉलेज में, और उसके बाद इसने पैसा अच्छा खासा कमाया, घर में भी बहुत पैसा था, इसने अपना घर भी बनाया। उसके बाद इसके घर में टेनेंट्स भी आकर रहते थे, तो इसकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। और ऐसे ही किसी दिन चलते हुए ये एक दिन कसीनो गया, जहाँ पर इसको जुए की लत लग गई। इसने बहुत ज़्यादा जुआ खेला, जिसमें ये अपना सारा का सारा पैसा हार चुका था और इसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा था वापस कसीनो वालों को देने के लिए और अपना उधार चुकाने के लिए। जिसके बाद इसने अपने दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से उधार मांगना चालू किया ताकि वो अपने कसीनो के कर्जे उतार सके। और एक टाइम के बाद जब इसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी पैसे देने से मना कर दिया, ये अपने घर वालों से भी पैसे नहीं मांग सकता था, क्योंकि इसने घर से भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे ले रखे थे और कर्जे इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि बीरेन के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय अपना घर बेचने के। उसके बाद बीरेन ने अपना घर बेच दिया और उसके बाद वो कहाँ गया इसके बाद किसी को कुछ नहीं पता था। अब बीरेन अपना घर बेचकर काठमांडू के किसी किराए के घर में रहने लग जाता है। अब उसकी नौकरी भी जा चुकी है, उसके घर वाले भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसको कोई कर्जा भी नहीं देता है और साथ ही साथ उसके पास सारा पैसा भी खत्म हो चुका है। और थोड़े टाइम बाद बीरेन को पता लगता है कि जो उसके पुराने टेनेंट्स थे, ख्याति और उसकी फैमिली, वो वहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं पास में ही। तो वो सोचता है कि मैं एक बार इनके घर जाऊँगा, इनसे मिलूंगा, बातचीत करूंगा, क्या पता वो मुझे थोड़ा बहुत कर्जा ही दे दें जिससे मेरी हेल्प हो जाए और मैं थोड़ा बहुत कर्जा चुका दूंगा। अब वो ये सोचकर 5 जून 2009 को ख्याति के घर में जाता है, उसके माँ बाप से मिलता है, ये सोचकर कि उनसे कुछ अच्छे से बातचीत करूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन लूंगा, पता करूंगा और अगर कुछ कर्जा वर्जा मिल सके तो वो ले लूंगा मैं इनसे, जो बाद में चुका दूंगा कभी ना कभी। अब वो ख्याति के पेरेंट्स से बात कर रहा होता है, बात करने के बाद वो अपना जो प्लान था वो पूरा का पूरा चेंज कर देता है। अब उसे लगता है कि नहीं, इनसे कर्जा नहीं लेना चाहिए। अब वो कुछ अलग से एक शातिर प्लान बनाता है। वो क्यों? क्योंकि बातों ही बातों में उसे पता लगा कि ख्याति के पेरेंट्स ने ख्याति के लिए कुछ अलग ही प्लानिंग कर रखी है। फ्यूचर के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा जमा कर रखा है, उसको बाहर भेजना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, उन्होंने अपनी ज़मीनें वगैरह बेचकर अपने पास पैसा भी रख रखा है। और ये सारी चीज़ें ख्याति के पेरेंट्स ने बीरेन के सामने इसलिए बात करी थी क्योंकि भैया वो उनको पहले से जानते थे, वो बहुत अच्छे से विश्वास करते थे, नोन बंदा था, टीचर था ख्याति का। अब इससे ज़्यादा क्या बंदा लेगा विश्वास करने के लिए। उसके बाद बीरेन सीधा अपने घर जाता है और घर पर जाकर अपनी प्लानिंग जो है वो चालू करता है, जिसमें वो सबसे पहले ख्याति को एक मैसेज भेजता है जिसमें वो बताता है कि आपको 20,000 का इनाम लगा है और साथ ही साथ पोखरा सिटी की एक फ्री ट्रिप भी मिल रही है। और उसके बाद वो अपनी एक फ्रेंड को इन्वॉल्व करता है, मरीना शाक्या को, जिससे वो कॉल करवाता है ख्याति को, जो वो वुमेन बनती है मैगजीन से, जो उसको बताती है कि आपका ये इनाम लगा है और आपको इस एड्रेस पर आकर लेना होगा। और उसके बाद जब ख्याति अपने नौकर के साथ वहां पर एड्रेस पर पहुंचती है और नौकर को वापस भेज देती है, तो मरीना ही वहां पर जाकर ख्याति से मिलती है और उसको ले जाती है अपार्टमेंट में। और जब मरीना ख्याति को अपार्टमेंट में लेकर जाती है और अपार्टमेंट में घुसते ही ख्याति जिस इंसान से मिलती है वो बीरेन ही निकलता है। अब ख्याति जब बीरेन को देखती है वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है, लेकिन जब बीरेन उसको बताता है कि नहीं, मैं इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरा यही काम है, तो जो ख्याति है वो उस पर बिलीव कर लेती है, क्योंकि वो पहले से उसको जानती है, टीचर भी था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि उस पर बिलीव ना करे। तो वो उससे बातचीत करने लगती है और साथ ही साथ बीरेन उसको कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर करता है, जो ख्याति बिना कुछ सोचे समझे पी लेती है, जिसमें बीरेन ने स्लीपिंग पिल्स मिला रखी थी। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि ठीक है, तुम्हें फिरौती की रकम भी मिल चुकी है, लेकिन ख्याति कहाँ है? अब बीरेन जो पुलिस को बात बताता है, उसके बाद पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बीरेन पुलिस को बताता है कि पिछले 10-15 दिनों से आप जितने भी पीसेस ढूंढ रहे हो उस डेड बॉडी के, वो सारे के सारे ख्याति के ही हैं। एक्चुअली में जब वो अपार्टमेंट में आई थी और जब मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी स्लीपिंग पिल्स डालकर, उसके 1 घंटे के अंदर ही मैंने ख्याति का गला घोटकर उसकी जान ले ली थी। और उसके अगले 3-4 दिन तक मैंने उसके पीसेस को छोटा छोटा काट कर शहर के इधर उधर कोने में फेंकना शुरू कर दिया था, ताकि पुलिस को और किसी को कुछ भी इस बॉडी के बारे में पता न लग सके। और जब ये खबर बाहर निकली तो नेपाल के सारे लोग शॉक हो गए थे और बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट भी करने चालू कर दिए थे, जिसमें लोग चाहते थे कि बीरेन को सजाए मौत मिले जल्दी से जल्दी। अब लोगों का इतना बढ़ता हुआ गुस्सा देखकर इस केस को 1 साल के अंदर ही अंदर खत्म किया गया, जिसके बाद बीरेन श्रेष्ठा को 39 ईयर्स की जेल सुनाई गई और साथ ही साथ उसने जिस मरीना शाक्या को अपने साथ इन्वॉल्व किया था और वो फेक केस बनवाया था, वो स्कैम कॉल करवाया था, जिससे उसको 20 साल की सजा सुनाई गई। तो यार आप देख सकते हैं कैसा सा केस है जहाँ पर एक बंदे ने अपनी जिंदगी को तो बर्बाद कर लिया था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को ठीक करने के चक्कर में 3 जिंदगियां और खत्म कर दी। ख्याति और उसके माँ बाप की, उनके कितने बड़े बड़े सपने थे, अपनी बेटी को पायलट बनता देखना चाहते थे। वो ख्याति भी क्लास की टॉपर थी, बचपन से अच्छी खासी पढ़ी लिखी बच्ची थी, वो बड़े बड़े सपने थे उसके। लेकिन एक बंदे ने अपने जुए की लत के हारे हुए पैसे को रिकवर करने के लिए ख्याति का मर्डर कर दिया और उसके बाद वो 10 लाख रुपए लिए और साथ ही साथ उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी।
मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, अपने फैमिली के साथ रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और अपनी फैमिली से रिलेटेड या अपने बच्चों से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही किसी के साथ मत शेयर करिए। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, नीचे कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताइए और साथ ही साथ अगर आपके पास कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो नीचे दी गई मेल आईडी पर वो मेरे साथ शेयर करें, मैं आप सबके साथ वो जरूर शेयर करूँगा। जय गुरु जी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप पहले से आए हुए हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मैं आपके लिए जब भी कोई नई वीडियो या नई कहानी लेकर आऊँ तो आपको पता लग जाए। कहानी थ्रिल पॉड को आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आगे जाकर बहुत अच्छे कहानी और केसेस कवर करें और आपके लिए जो कहानी सुनने का जो जरिया है उसको मैं और बेहतर कर सकूँ आपके लिए। थैंक यू।